नमस्कार दोस्तों। सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं निरंजन कमलेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि 6 नवंबर को सीजी व्यापम द्वारा छत्तीसगढ़ उप निरीक्षक, सूबेदार, प्लाटून कमांडर इत्यादि परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। यानी कि सीधा सीधी छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन 6 नवंबर को होना है। इसी के संदर्भ में हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या। जैसे कि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, तो वहां पे इस सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या है, इससे भी प्रश्न आना है। तो इससे एक या दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हो सकता है 2 से अधिक भी आ जाए, लेकिन फिर भी से आप इसके लिए तैयार रह जाइए अभी से। इसी के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये एमसीक्यू, करीब करीब 100 क्वेश्चन होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, पढ़िए, क्या है क्या उत्तर नहीं है, और कुछ भी रहता है तो आप हमें कमेंट्स करके भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए, तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं इसके बारे से कुछ छोटी छोटी बातें जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले मैं शुरू करूं, आपको एक छोटा सा स्लोगन बता देता हूं। छोटा सा कविता का एक अंश है। हाँ, अब हमने उठा ली है तुम्हारे खिलाफ बंदूक। हाँ, अब हमने उठा ली है तुम्हारे खिलाफ बंदूक, तुम जो समझते हो तमंचों की भाषा। ठीक है, ये है नक्सलियों का सबसे बड़ा। देखिए, आप यदि आप सीजीपीएससी मेंस एग्जाम लिखेंगे तो निबंध में आएगा नक्सलवाद का समस्या, तो इसमें भी इस तरह का छोटे छोटे जो डायलॉग्स वगैरह होता है आपको डालना रहता है। इससे क्या होता है, अट्रैक्टिव बनता है। देखिए, नक्सलवाद जो है ये कोई नक्सलवाद की यदि हम विचार की बात करते हैं दोस्तों, ये कोई बुरा नहीं है। नक्सलवाद जो है ना, शोषित लोगों के लिए ही आया गया है, और जो शोषण कर रहा है उसके खिलाफ ही उठा था। तो देख लीजिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसके लिए मैं डिटेल्स वीडियो भी लेकर आऊँगा, जिसमें आपको सारा नक्सलवाद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे सबको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू लेकर आया हूँ, तो फिलहाल एमसीक्यू को ही पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा चीज को हम जान लेते हैं। शुरू करने से पहले नक्सलवाद की जो पृष्ठभूमि है इसको जानना बहुत जरूरी है हमें। देखिए, भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत जो है 1967 से हुआ था। पश्चिम बंगाल में यहाँ पे देख लीजिए, दार्जिलिंग जिले में एक स्थान का नाम है, वो है नक्सलबाड़ी। ठीक है, ये नक्सलबाड़ी, तो नक्सलबाड़ी में ही हिंसा प्रारंभ हुआ था। और हिंसा प्रारंभ करने के पीछे जो कारण था वो था सर्वहारा वर्ग। ठीक है, इसे आप समझेंगे। सर्वहारा वर्ग जो है, ये बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ जो है आंदोलन खड़ा कर देते हैं। बुर्जुआ वर्ग वो है जिसके पास पैसा है, ताकत है, और जो गरीबों का शोषण कर रहा है, ये होते हैं बुर्जुआ वर्ग। और सर्वहारा वर्ग जो शोषित वर्ग है, किसान, मजदूर। तो क्या होता है, दार्जिलिंग जिला में चाय का बागान था। चाय के बागान में क्या होता है, मजदूर लोग काम करने आते हैं। अब मजदूरों का शोषण होता था, तो इसी शोषण के खिलाफ नक्सलबाड़ी में यह आंदोलन हुआ। सबसे पहले ये घटना घटी थी जहां पे क्या होता था, पुलिस द्वारा उस क्षेत्र में कुछ लोगों को मार दिया जाता है। ठीक है, अब पुलिस द्वारा नहीं, ये वहां के जो धनाढ़ लोग होते हैं, बुर्जुआ वर्ग होते हैं, वो पुलिस लेकर आते हैं, और देखते देखते कुछ लोगों का वहां पे गोली कांड के द्वारा हत्या हो जाती है। तो इसी के खिलाफ क्या होता है, आंदोलन शुरू होता है, और इसे ही नक्सल आंदोलन कहते हैं। और ये नक्सल आंदोलन जो है, नक्सलबाड़ी जो कि दार्जिलिंग जिला है वहां से प्रारंभ हुआ है, इसलिए यहाँ से नक्सलबाड़ी से नक्सलवाद नाम दे दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जमींदारों द्वारा छोटे किसानों पर किए जा रहे उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता सामने आए। इन नेताओं में चारू मजूमदार, इनाम को आप याद रख लेंगे, चारू मजूमदार, कानू सन्याल और कन्हई चटर्जी का नाम प्रमुख है। भारत में ज्यादातर नक्सलवादी जो नक्सलवाद माओवादी विचारधारा पर आधारित है। माओवादी विचारधारा समझेंगे, ये जो माओवादी विचारधारा है वो चीन से लिया गया है। चीन में माओ नेता थे जो कि वहां पे भी एक प्रकार के रिवोल्यूशन हुआ था, उसमें भाग लिए थे, और वहां के नेता है माओवाद। ठीक, और इसी से प्रेरित है यहाँ के भी नक्सलवादी। तो भारत में जहाँ वामपंथी आंदोलन पूर्व सोवियत देखेंगे, पूर्व सोवियत संघ से प्रभावित थी, वहीं आज का माओवाद चीन से प्रभावित है। मतलब हमारे यहाँ जो नक्सलवाद देखने को मिलता है वो 2 जगह से प्रभावित है, एक चीन से और दूसरा सोवियत संघ से। तो ये 2 जगह से, इसे भी आप ध्यान रख लेंगे। ये मौजूदा माओवाद हिंसा और ताकत के बल पर समानांतर सरकार बनाने के हैं।
इसके अलावा अपने उद्देश्य के लिए ये किसी भी प्रकार की हिंसा को उचित मानते हैं। आपको पता ही होगा झीरम कांड हुआ था जिसमें बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं को गोली से मार दिया गया था। इससे हम समझ सकते हैं कि नक्सलवाद जो है ये नक्सली है, अपने बात को मनवाने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसका प्रारंभ हुआ था यानी कि 1967 में जब नक्सलवाद प्रारंभ हुआ था तो इसका सिर्फ एक ही मकसद था, वो मकसद ये था कि शोषित वर्गों को, ठीक है, सर्वहारा वर्गों को बुर्जुआ के शोषण से बचाना था। लेकिन आज नक्सलवाद अपने मकसद से भटक गई है, ठीक है। अब प्रारंभ करते हैं प्रश्नों को। तो 25 क्वेश्चन है, कुल 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन रहेगा, 100 प्लस क्वेश्चन रहेगा बल्कि, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी लेकर आऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और जो छत्तीसगढ़ की जो घटना है उससे संबंधित है। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से पढ़िए और देखिए आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो देखिए, नक्सलवाद जैसे चरमपंथ का विकास एशिया के किन देशों में नहीं हुआ था? एशिया के किन देशों में नहीं हुआ था, मतलब नक्सलवाद जो हम देख रहे हैं आज भारत में, वो यदि हम देश की बात करते हैं तो एशिया में कहां पे नहीं देखने को मिलता है? कंबोडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड। तो देखिए, यदि हम इसके बात करते हैं तो नक्सलवाद जो है संपूर्ण एशिया में फैला हुआ है, ठीक है। संपूर्ण एशिया में फैला हुआ है, खासतौर पे भारत, नेपाल, म्यांमार, कंबोडिया, ठीक। तो ये सारा जगह हम नक्सलवाद को देखते हैं, लेकिन कहाँ नहीं देखते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। थाईलैंड में हम नक्सलवाद को नहीं देखते, यहाँ नक्सलवाद से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधियों को नहीं देखने को मिलता है, ठीक। चलिए अगला, नक्सलवाद को एक अन्य नाम से संबोधित नहीं किया जाता। किस नाम से संबोधित नहीं किया जाता है? तो देखिए, नक्सलवाद को चरमपंथ, माओवादी, लेनिनवादी, वामपंथी, चरमपंथी कहा जाता है, जबकि दक्षिणपंथी सामान्य राज्य के समर्थ व राष्ट्रवादी माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माओवाद भी बोलेंगे, चरमपंथी भी बोलेंगे, यहाँ पे चरमपंथी भी बोलेंगे, वामपंथी भी बोलेंगे, लेकिन दक्षिण पंथ नहीं बोलेंगे। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो है दक्षिण पंथी या दक्षिण पंथ, दोनों भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग भी मेरे साथ बनाते जाइए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए कि एक का उत्तर क्या होगा, दो का उत्तर क्या होगा। एक, अगर आप एक का उत्तर दे रहे हैं तो एक लिखिए, बाजू में ऑप्शन डालिए, दो लिखिए, बाजू में ऑप्शन डालिए। ओके दोस्तों, चलिए अब देखिए, भारत में नक्सलवाद की पृष्ठभूमि मानी जाती है। तो नक्सलवाद की पृष्ठभूमि क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? ब्रिटिश सामंतवादी संरचना, भारत में कम्युनिस्टों का दबदबा, अत्यधिक राष्ट्रवाद, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पृष्ठभूमि जो है, ब्रिटिश सामंतवादी संरचना को देख सकते हैं। कैसे समझिए दोस्तों, अंग्रेज भी भारत आया और भारत में आने के बाद कैसे, पहले तो व्यापार के नाम से आया, लेकिन धीरे धीरे भारत में कब्जा जमा लिया, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से, और शोषण करने लग गया। और यहाँ जितने भी धन थे वो सारा धन को चोरी करके किसी भी तरीके से क्या करते गया, वो ब्रिटेन भेजते गया और भारत को कंगाल कर दिया, ठीक है। तो इसी पे आधारित है भारत में नस्लवाद की पृष्ठभूमि। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है, ब्रिटिश सामंतवादी संरचना। चलिए अब देखिए, नक्सलवाद का उद्देश्य माना जाता है, तो अब इसमें ऑप्शन क्या है? कार्ल मार्क्स की साम्यवाद की स्थापना, समानता की स्थापना, माओ जैसे चीनी क्रांति का प्रयास, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उद्देश्य जो है वो है माओ जैसे चीनी क्रांति का प्रयास। मैंने आपको पहले बताया, माओवाद जो है, वहां के जो चीन के एक नेता थे माओ, अब वो जो थे वहां पे एक चीनी क्रांति लेकर आते हैं और काफी बदलाव लेकर आते हैं, जो वहां के शोषित वर्ग है उसको काफी हद तक बचाते हैं शोषण से। तो उसी से प्रेरित है, और भारत में जो नक्सलवाद है वो उसी से ही प्रेरित माना जाता है, ठीक है। और उसका उद्देश्य भी यही है कि माओ जैसे चीनी क्रांति हुआ था वैसे हम भारत में भी क्रांति करेंगे। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? नक्सलवाद के आरंभ में नक्सलवाद के समर्थक वर्ग थे। अब जब नक्सलवाद प्रारंभ हुआ तो समर्थक वर्ग कौन कौन थे? छोटे किसान व बटाईदार, असंगठित मजदूर, जमींदार, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जमींदार तो खुद शोषण करने वाले व्यक्ति थे और इसी को बोला गया है बुर्जुआ, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बुर्जुआ जो शोषण करते हैं, और एक होता है सर्वहारा जो शोषित हो रहे थे।
तो ये दो चीज को याद रखेंगे। सर्वहारा का मतलब होता है जो शोषित हो रहे हैं और ये जो है शोषण करता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, अब ये जब नहीं है तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। अब बताइए असंगठित मजदूर की छोटे किसान व बटाईदार। तो देखिए आरंभ में हम इसको देखते हैं छोटे किसान व बटाईदार, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नक्सलवाद के विकास को अनजाने ही सहयोग किया। तो अनजाने ही सहयोग किया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, माओवादी लेनिनवादी, इंडियन नेशनल कांग्रेस या उपरोक्त सभी। तो अनजाने ही सहयोग किया गया था वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। वैसे देखा जाए तो सीपीआई, माओवादी, लेनिनवादी ये बाद में संगठन बनता है, लेकिन जो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है इनका सहयोग भी प्राप्त होता है, ठीक है। जब हम इसके विकास के चरण देखते हैं तो विकास के चरण में हम ये पाते हैं कि कई अलग अलग संस्थाएं जो है नक्सलवाद को सहयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो विचारधारा है वो सही था। क्यों? क्योंकि शोषण से बचाना है लोगों को। अब शोषण से लोगों को बचाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो संगठन बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस संगठन में बहुत सारी चीज लोग आए, शामिल हुए और नक्सलवाद को विकास करने में बड़ा ही सहायता किए थे। तो उनमें से एक थे जो कि अनजाने में ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थे, जो कि सहयोग किए थे। लेकिन आज ध्यान रखेंगे नक्सलवाद जो है, नक्सली जो है, जो विचारधारा है वो अपने रास्ते से भटक चुका है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। नक्सलवाद स्थापना की घटना पूर्व पीढ़ी की मानी जाती है, ठीक है। ऑप्शन है भारत में आर्थिक प्रगति का अभाव, चीन की 1949 की क्रांति, 25 मई 1967 को बटाईदारों का पुलिस से संघर्ष, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो देखिए क्या होता है, मैं आपको पहली बार बताया था कि जो दार्जिलिंग जिला है, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला है, वहां पे क्या होता है 25 मई 1967 को एक घटना घटता है। उसमें क्या होता है, जो बटाईदारी छोटे किसान जो है, अब उसका संघर्ष हो जाता है जमींदारों से। अब जब जमींदारों से संघर्ष होता है, क्यों होता है, इसके पीछे कारण तो सिंपल सा है कि जमींदार जो है इन किसानों का शोषण करते हैं, ठीक है। इसलिए संघर्ष होता है। बाद में पुलिस आता है। अब पुलिस दबाव में क्या होता है, व्यक्ति की जान चली जाती है, ठीक है। अब जान चली जाती है तो वहीं से नक्सलवाद का भी प्रारंभ हो जाता है। तो घटना की जो पूर्व पीढ़ी है वो यही है कि 25 मई 1967 को बटाईदारों का पुलिस से संघर्ष होना। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। नक्सलवाद के संस्थापक आरंभिक नहीं थे। चारू मजूमदार, सत्यनारायण सिंह, जंगल संथाल और कानू सन्याल। तो यहाँ पे देखिए चारू मजूमदार, जंगल संथाल और कानू सन्याल ये तीनों के तीनों जो है आरंभिक नेता थे जो कि नक्सलवाद की स्थापना करते हैं। लेकिन कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सत्यनारायण सिंह ये जो है नहीं है। अब सत्यनारायण सिंह जो है 1971 में सीपीआई एमएल ने अलग होकर सीपीआई एन एसएनजी का गठन किया था, ठीक है। तो ये अलग चीज है, तो ध्यान रखेंगे। सीपीआई एमएल का मतलब होता है माले, माओवाद और लेफ्टिनिज्म, ये दो चीज है इसका अर्थ। तो यहाँ पे आपको बस इतना देखना है कि आरंभिक नेता नहीं थे, तो कौन नहीं थे, वो है सत्यनारायण सिंह। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सीपीआई एमएल की स्थापना चारू मजूमदार ने की थी। तो सीपीआई एमएल की स्थापना चारू मजूमदार ने कब की? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 22 अप्रैल 1969, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए चारू मजूमदार जो है 22 अप्रैल 1969 को सीपीआई एम से अलग होकर, ठीक है, सीपीआई एमएल की स्थापना की। सीपीआई ध्यान रखेंगे, सीपीआई एम यानी कि सीपीआई है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये एम का मतलब है माओवाद, तो यहां से अलग हो गया, यहां से चारू मजूमदार अलग हो गए और सीपीआई एमएल का निर्माण किया, संगठन का निर्माण किया, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवाद, लेफ्टिनिज्म, ये इसका फुल फॉर्म है। तो कब किया, तो इसे याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेट आपके लिए, ठीक है। तो 22 अप्रैल 1969 को, ठीक। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए सीपीआई एमएल की स्थापना का समर्थन किस देश ने किया था? अब देखिए क्या होता है, समर्थन प्राप्त होता है, तो इसका जो समर्थन करने वाले कौन से देश हैं आप बताएंगे, म्यांमार, रूस, चीन और क्यूबा। तो देखिए यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो है चीन। चीन क्या होता है, जो भी गलत कार्य होता है उसमें चीन का सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है। आज पाकिस्तान का भी खूब सपोर्ट किया जा रहा है चीन के द्वारा, ताकि किसी न किसी प्रकार से
भारत जो है इन्हीं यानी कि जो घटना होता है, आतंकवादी घटना होता है, उसी में उलझा रहे और विकास इसका ना हो पाए। तो खैर वो अलग चीज है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि सीपीआई एमएल की स्थापना का समर्थन किस देश ने किया था, वो है चीन। इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, किन राज्यों ने नक्सलवाद को लेफ्ट एडवेंचरिज्म कहकर कार्रवाइयां की थी? दोस्तों आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, हमारे संस्थान द्वारा सब इंस्पेक्टर के लिए टेस्ट सीरीज चला रही है। अगर आप टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 6265554679। ठीक है, टेस्ट का फीस ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 199 रुपीज़ है। आपको करीब इसमें 10 टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यदि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं। किन राज्यों ने नक्सलवाद को लेफ्ट एडवेंचरिज्म कहकर कार्रवाइयां की थी? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल व पंजाब, ऑप्शन बी पंजाब व केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु व पंजाब, ऑप्शन डी केरल व पश्चिम बंगाल। चलिए बताइए इसका उत्तर अगर आपको पता है तो। देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी केरल व पश्चिम बंगाल। देखिए आपको बता दूं कि 1969-72 के बीच क्या होता है, केरल और पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद घटना होता है। ठीक है, अब इसलिए क्या होता है, यहाँ की जो सरकार है इस पर कार्रवाई करते हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा केरल और पश्चिम बंगाल। ठीक, देखिए क्या होता है, पश्चिम बंगाल, यदि हम भारत की बात करते हैं दोस्तों तो भारत में पश्चिम बंगाल और केरल यही जो है सबसे पहले नक्सलवाद जो है अपना जड़ें जमाती है। केरल, फिर उसके बाद देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो हम देखते हैं वो है छत्तीसगढ़, खासतौर पे छत्तीसगढ़। तो जो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है, तो ये बस्तर ऐसा जगह था, इस साइड यदि हम देखते हैं महाराष्ट्र है, इस साइड देखते हैं आंध्र प्रदेश, और इस साइड देखते हैं उड़ीसा। तो ये जो एरिया है दंडकारण्य क्षेत्र है, खासतौर पे बात करते हैं, जंगल, नदी, पर्वत, पहाड़ इत्यादि से घिरे हुए हैं, घना वन देखने को मिलता है। तो ये जो एरिया है नकलियों के लिए बहुत ही बेहतर एरिया था। पश्चिम बंगाल, केरल, इन दो जगह से जब नक्सलवाद हटा तो सीधा सीधे इस एरिया में जम गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा केरल व पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 80 के दशक में नक्सलवादी आंदोलन के अवरुद्ध होने का क्या कारण था? यदि हम ग्राफ की बात करते हैं तो कभी वो आगे बढ़ रहा है, कभी सरकार के दबाव से, सरकारी प्रयास से वो घट गया। लेकिन आज वर्तमान में देखते हैं तो सरकार के जो प्रभाव है, सरकार के जो प्रयास है, उस प्रयास की वजह से क्या होता है, नक्सलवादी जो है सिमट रहे हैं। ठीक है, कम हो रहा है उनका प्रभाव। ठीक है, तो राज्यों की सरकारों द्वारा कार्यवाही, केंद्र सरकार के टास्क फोर्स का गठन, चारू मजूमदार की गिरफ्तारी व मृत्यु, उपरोक्त सभी। तो देखिए 80 के दशक में सबसे इंपॉर्टेंट घटना हुआ था वो है चारू मजूमदार की मृत्यु। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चारू मजूमदार की मृत्यु है। ये जो है 1972 में क्या होता है, चारू मजूमदार की मृत्यु हो जाती है और सबसे ज्यादा नक्सलवाद को बढ़ाने में जो श्रेय दिया जाता है वो चारू मजूमदार है, कानू सन्याल है, ये 2-3 लोग हैं। तो इस समय क्या होता है, इस समय क्या होता है, चारू मजूमदार की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के कारण क्या होता है, आंदोलन थोड़ा फीका पड़ जाता है, धीमा हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चारू मजूमदार की गिरफ्तारी व मृत्यु। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हिंसात्मक विरोध मात्र में सुधार नहीं किया जा सकता बल्कि सम्यक सुधार के लिए सरकार से संवाद करना होगा। यह कथन किस नक्सलवादी नेता का है? ये अच्छी बात है कि विरोध करना मात्र कार्य नहीं होता है, यहाँ पे सरकार से संवाद करना बहुत जरूरी है। यदि कोई शोषित वर्ग है तो उसके शोषण को सुधारने का भी जरिया है। अब जरिया जो सरकार, हमारे लिए जो कार्य करता है वो तो सरकार है, तो सरकार ही हमारे लिए सब कुछ है। संविधान के अनुरूप सरकार जो है कार्य करती है और जो गरीब है, वंचित है, उन लोगों को क्या करता है, सुविधा प्रदान किया जाता है। ठीक है, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार से। तो यह जो कथन है, हिंसात्मक विरोध मात्र में सुधार नहीं किया जा सकता बल्कि सम्यक सुधार के लिए सरकार से संवाद करना होगा, यह कथन किस नक्सलवादी नेता का है? तो यह जो है देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, यानी कि सत्यनारायण सिंह, असीम चटर्जी और संतोष राणा, ये सभी के सभी हो जाएंगे। लेकिन एक नेता है चारू मजूमदार, चूंकि ये हिंसात्मक गतिविधि में लगे हुए थे और ये जो है इसके विरोध थे। उन्हें नहीं लगता था कि सरकार से बात करनी चाहिए, उनका मकसद बस था कि अपना अधिकार छीन लो, मांगो मत। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, चारू मजूमदार की मृत्यु के बाद सीपीआई-एमएल की कमान किसने संभाली? तो चारू मजूमदार की मृत्यु के बाद कौन संभाला है? तो आपको बता दूं सबसे पहले कि चारू मजूमदार की मृत्यु 1972 में हुई, और इससे क्या होता है 80 के दशक में जो गतिविधि है वो कमजोर पड़ जाता है, और चारू मजूमदार की जब मृत्यु होती है तो इसके बाद जो सीपीआई-एमएल यानी कि माले है ना, सीपीआई माले बोलेंगे इसे, सीपीआई माले का जो कमान है वो महादेव मुखर्जी के हाथों में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन है धीरे धीरे से हम बढ़ेंगे। अभी हम प्रारंभिक चरणों को देख रहे हैं जो इतिहास से खास तौर पे संदर्भित है, ठीक है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते बढ़ते हम छत्तीसगढ़ में केंद्रित हो जाएंगे, ठीक है, और छत्तीसगढ़ से ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि नक्सलवादी घटना है तो घटना के इतिहास में भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये सारी चीजों को हम ध्यान में रख के चल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीपीआई माले को किसने रेक्टिफिकेशन माउमेंट नाम दिया था? ठीक, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोद मिश्रा। इस तरह की जो चीजें हैं उसे भी देखना बहुत जरूरी है। तो रेक्टिफिकेशन माउमेंट का नाम जो देने वाले हैं वो है विनोद मिश्रा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1970 में किन किन राज्यों में नक्सलवाद के रेडिकल ग्रुप देखे गए हैं? तो बिहार व आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, ऑप्शन सी तमिलनाडु व झारखंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रेडिकल ग्रुप का मतलब होता है दोस्तों लाल गलियारा, ओके, इसका जो मतलब है लाल गलियारा, ठीक है। तो 1970 के दशक में हम दो राज्य पे खासतौर पे देखते हैं, वो है बिहार और आंध्र प्रदेश। क्या होता है, बिहार में दलितों को मौत की घाट उतार दिया जाता है बुर्जुआ वर्ग के द्वारा, और इसी के विरोध में वहां पे नक्सली घटनाएं और भी ज्यादा सक्रिय हो जाती है। और आंध्र प्रदेश तो आपको मैं बता दूं, देखिए आंध्र प्रदेश यदि हम देखिए यहाँ पे समझिए ये बस्तर है, ठीक है, ये बस्तर है, अब बस्तर के घने जंगल के बारे से तो आप जान ही रहे हैं, ठीक। इधर है महाराष्ट्र, इधर आंध्र प्रदेश, और इधर जो है उड़ीसा है, ठीक। तो ये जो एरिया जो है दंडकारण्य क्षेत्र में आ जाता है, और ये जो है जंगल, पहाड़, पर्वत, नदी, ये सब चीज से फलित फूलित है। यानी कि ये जो ऐसा एरिया है जहां पे हम नक्सलवाद को क्या देखते हैं, उभरते हुए देखते हैं, और ये जो एरिया है नक्सलवाद का क्या है, उर्वरक भूमि के तौर पे जाना जाता है, ठीक। तो यही कारण था कि 70 के दशक में बिहार और आंध्र प्रदेश में हम रेडिकल ग्रुप देखते हैं, यानी कि लाल गलियारा, ठीक। यदि हम बात करते हैं भारत का, देख लीजिए ये हमारा भारत है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं आंध्र प्रदेश, और ये जो है बिहार या झारखंड। तो बिहार की यदि हम बात करते हैं खास तौर पे झारखंड, लेकिन 1970 में झारखंड बना नहीं था इसलिए बिहार बोला गया, यहाँ पे समझिएगा। तो ये जो दो एरिया है यहाँ पे हम लाल गलियारा देखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो एरिया है इसी को बोला गया है लाल गलियारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, बिहार व आंध्र प्रदेश, ठीक। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये जो एरिया है, मतलब यहाँ यदि हम बात करते हैं नेपाल का, नेपाल का पशुपति, आंध्र प्रदेश का तिरुपति, ठीक है। तो पशुपति से तिरुपति तक का जो एरिया है ये है लाल गलियारा वाला एरिया, ठीक है। और सबसे ज्यादा देख लीजिए हाईली अफेक्टेड एरिया है ये जो लाल से दिख रहा है ना, ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है, मतलब यहाँ पे नक्सलवादी घटना बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक। चलिए तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार व आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, दक्षिण सेना के संस्थापक थे? तो दक्षिण सेना के संस्थापक ऑप्शन ए कन्हई चटर्जी, ऑप्शन बी अमूल्य सेन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन सी है, ठीक है, ए और बी दोनों। तो दक्षिण सेना के संस्थापक हैं कन्हई चटर्जी और अमूल्य सेन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्षिण सेना के विरोध में जमींदारों ने किस सेना का गठन किया था? तो मैं आपको बताया था कि वहां पे बिहार वाले एरिया में क्या होता है, दलितों को मौत की घाट उतार दिए जाते हैं, जिसके खिलाफ नक्सलवादी घटनाएं वहां पे और ज्यादा होने लगती है, और वहां पे नक्सलवादी घटनाएं जो है केंद्र बनाकर चलती है, ठीक है। मतलब नक्सलाइट घटना जो है वहां पे बहुत ज्यादा होती है, ठीक। यानी कि बिहार में खासतौर पर हम बात करते हैं वो है झारखंड वाला एरिया, ठीक। तो वहां पे देख लीजिए दक्षिण सेना के विरोध में जमींदारों ने किस सेना का गठन किया था?
तो यहाँ पे जो घटना हुआ, उसके बाद क्या होता है, वहां पे जमींदारों ने एक और अपना सेना का गठन किया था और इस सेना का नाम दिया गया था रणवीर सेना। तो ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। जब वहां पे सबसे पहले क्या होता है, देखिए, सबसे पहले दलितों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद वहां पे नक्सली घटना होता है, नक्सली घटना होने के बाद जमींदार लोग भी है रणवीर सेना का गठन करता है वहां पे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। दक्षिण सेना का नाम बदलकर रखा गया था। तो दक्षिण सेना का नाम बदल के बाद में दिया गया था माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। ठीक, तो ये ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन बी होगा। ओके, चलिए आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद को विस्तार देने वाले आरंभिक नेता थे। तो आंध्र प्रदेश में आपको बताया, यदि हम भारत की बात करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, तो ये जो एरिया है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो ये जो एरिया है नक्सलवाद के फलने फूलने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ यानी कि बस्तर की बात करता हूँ, ठीक, और ये हो गया हमारा महाराष्ट्र। तो ये जो एरिया है जन कारण्य क्षेत्र है, वो ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे नक्सलियों को संरक्षण मिला। संरक्षण जो मिला उसका जो मुख्य कारण था वो है वहां का भौगोलिक स्थिति। ठीक है, क्यों, पर्वत, पहाड़, नदी, बड़े बड़े पेड़ पौधे, ये सब ऐसे जो है, इसकी वजह से क्या होता है वहां पे नक्सलवाद को संरक्षण मिलता है। तो इस चीज को देख लेंगे और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, टी नेगी रेड्डी। यानी कि आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद को विस्तार देने वाले आरंभिक जो नेता थे वो है टी नेगी रेड्डी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आंध्र प्रदेश के नक्सलवाद को शेष देश के नक्सलवाद से पृथक माना जाता है। ऑप्शन ए, क्योंकि आंध्र प्रदेश का नक्सलवाद दक्षिण भारत में था। ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश का नक्सलवाद आज भी सक्रिय है। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में न केवल छोटे किसान अपितु शिक्षकों, लेखकों, व्यापारियों आदि का भी समर्थन मिला, या उपरोक्त सभी। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बात है कि नक्सलवाद, यहाँ का जो नक्सलवाद है यानी कि आंध्र प्रदेश का नक्सलवाद है, यहाँ पे क्या होता है, छोटे किसान, शिक्षक, लेखक, व्यापारी, इन सभी लोगों का समर्थन मिलता है। यदि हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल का, ठीक, यदि हम पश्चिम बंगाल का बात करते हैं तो इस जगह पे जो छोटे किसान और बटाईदार है उन्हीं का ही समर्थन मिलता है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए बड़े वर्ग के लोग भी है यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं। और आज शहरी नक्सली भी, ध्यान रखेंगे, शहरी नक्सली भी आज प्रमुख रूप से उभर चुके हैं। ठीक, तो उत्तर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस नवीनतम राज्य ने 2000 में स्थापना के उपरांत ही नक्सलवाद पर बड़े हमले किए। बोलने का मतलब ये है कि कौन राज्य है नक्सली घटना को कम करने के लिए या नक्सलाइट को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम किए। ठीक है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो देख लीजिए 2000 में तीन ही राज्य जो है अस्तित्व में आया है। कौन कौन सा, एक हमारा छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड और तीसरा जो है वो है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो हम देखते हैं नक्सली घटना जो है बहुत मात्र की होती है, या कुछ खास हम नक्सलाइट घटना नहीं देखते हैं। ठीक है, झारखंड और छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता तो जो झीरम घाटी कांड है वो होता ही नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड है। ठीक है, तो झारखंड सरकार जो है यहाँ पे बड़े कार्यक्रम करते हैं, बड़े फोर्स तैनात करते हैं ताकि यहाँ पे नक्सलाइट गतिविधि जो है वो कम हो जाए। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 24, नक्सलवादी घटना में सीआरपीएफ के 26 जवान शहीद हुए थे। तो कहाँ हुआ था, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा। तो देखिए 2010 की घटना है। 2010 में क्या होता है, 26 जवान को मौत के घाट उतार दिया गया था, वह है नक्सलियों के द्वारा। तो ये है उत्तर ऑप्शन नंबर डी, दंतेवाड़ा। ठीक है, तो देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम धीरे धीरे करके छत्तीसगढ़ में केंद्रित हो रहे हैं और आने वाला हमारा जो एमसीक्यू होगा वह छत्तीसगढ़ से ही संदर्भित होगा। ठीक, तो जितने भी इतिहास के बारे से बात करना था वो मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों एक बार और फिर से बोल रहा हूँ, यदि आप हमारे संस्थान द्वारा टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, कुल 10 टेस्ट होंगे और टेस्ट का जो फीस है वो मात्र 200 रुपये यानी कि 199 रुपीज है। ठीक है, यदि आपको टेस्ट चाहिए तो 6265544679 पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25,
झीरम घाटी नक्सली हमला कब हुआ था? तो झीरम घाटी नक्सली हमला जो है कहाँ हुआ था? झीरम में हुआ था। और ये जो झीरम जो है बस्तर का एरिया है, ठीक है, बस्तर में हुआ था। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, देख लीजिए, तो छत्तीसगढ़ में जो बस्तर वाला एरिया है, ये जो एरिया खास तौर पे यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्र है, वो है झीरम घाटी। घाटी है ये एक प्रकार का। तो इसमें क्या होता है, जितने भी जो कांग्रेस नेता है, जितने भी कदावर कांग्रेस नेता है, यानी कि प्रमुख जो कांग्रेस नेता, जैसे कि नंद कुमार पटेल, ठीक है, जो कि रायगढ़ क्षेत्र से हैं। दूसरा महेंद्र कर्मा। तो इन जो कांग्रेसी नेता है, इन कांग्रेसी नेताओं को क्या कर दिया जाता है, एक एक करके गोली से मार दिया जाता है। और ये जो घटना है वो है 25 मई 2013 का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए, तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक, 25 क्वेश्चन लिए हैं, अभी लगभग लगभग 75 प्लस और क्वेश्चन लेकर आना है दोस्तों। तो बने रहेगा, इस तरह से प्यार दिखाते रहिए, और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक, एक बार और फिर से बता दे रहा हूँ, हमारे संस्थान द्वारा टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, कुल 10 टेस्ट है। ठीक, इसका फीस है 199, यानी कि 200 रुपये। यदि आपको इंटरेस्टेड है, यदि आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो आप हमें 6265544679 पर आप हमें व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन बढ़िया रहे, थैंक यू।